हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड द मेंटेनेंस ऑफ द डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसमें क्या दिया है इन्होंने, जो सेक्शन 150 है और रूल 6 है कंपनीज का, इसमें प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग मैनर रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और ये मेंटेन करते हैं डाटा बैंक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको आप डाटा बैंक से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें कि उसका नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, जो पर्सन एलिजिबल हैं, जो काम करना चाहते हैं एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनकी सब डाटा बैंक होता है वो गिवन होता है। और सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंट इन सेक्शन 149, data bank shall be maintained by body, institute, association, or may be notified by the central government having the expertise in creation and maintenance of such data bank and put on their website for the use by the companies appointing such directors। होता क्या है, अब जो कंपनीज हैं, कंपनीज को भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से भाई वो एक डाटा ले सके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, कि कौन कौन पर्सन है दो जो कि एलिजिबल हैं, कौन कौन पर्सन हैं जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के विलिंग हैं। तो इसलिए ये जो गवर्नमेंट है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसने क्या किया हुआ है कि जो ऐसा डाटा बैंक है ये मेंटेन करती है, जो कोई बॉडी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई एसोसिएशन हो सकती है, ठीक है ना, जिसकी की एक्सपर्टाइज हो इसको क्रिएट करने में और मेंटेन करने में, और वो वेबसाइट पे भी डाल दे ताकि जो कंपनीज हैं जो अपॉइंट करती हैं डायरेक्टर्स को, वो पुट कर दे, जो कंपनीज जो है वो यूज़ कर लें, उनकी वेबसाइट पर वो डाल दें और वेबसाइट से कंपनीज यूज़ करके अपॉइंट कर ले डायरेक्टर्स को। और जो रूल 6 है ये प्रोसीजर्स बताता है कि जो पर्सन है जो एलिजिबल हैं और विलिंग हैं उनके लिए क्या है प्रोसीजर। ये तो हो गया कि उन साइट से कंपनीज उठा लेंगी वेबसाइट से, लेकिन प्रोसीजर क्या है, तो आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अगर कोई भी बंदे को लगता है कि भाई वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है और उसके लिए वो काम करना चाहता है, तो वो अपने नाम इंक्लूजन के लिए डाल देगा डाटा बैंक में, और who has been appointed as an independent director on the date of the commencement of the company's appointment and qualification act, the fifth amendment rules within a period of 13 months from such commitment। इसका मतलब ये है कि जब ये रूल आया उनको उन्होंने 13 मंथ्स दे दिए कि आप क्या करो, 13 मंथ्स के अंदर अंदर अपना नाम जो है डाटा बैंक में इंक्लूड करवा लो, जो मतलब ऑलरेडी अपॉइंटेड थे एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। और जो बनना चाहते हैं उस कमेंसमेंट के बाद वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ताकि उनका जो नाम है वो डाटा बैंक में अप्लाई किया जा सके। इसके लिए 1 साल, 5 साल या लाइफ टाइम की प्रोविजन इन्होंने दे रखी है। एक बार आप 1 साल के लिए करवाओगे या 5 साल के लिए करवाओगे तो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लाइफ टाइम के लिए करवाओगे तो आपको रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा। और आपको टाइम टू टाइम स्टेप्स होंगे वो भी देखने पड़ेंगे। ऑफिस जब तक कि आप टिल ही कंटिन्यूज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जब तक वो होल्ड ऑफिस करके रखता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। और जो कोई इंडिविजुअल है और नॉट जिसके पास की डिन नहीं है, डिन जो है वॉलंटरीली अप्लाई किया जा सकता है। मे नॉट हैविंग डिन मतलब जिस बंदे के पास डिन नहीं है वो भी अप्लाई कर सकता है इंस्टीट्यूट को, ताकि उसका नाम जो है वो डाटा बैंक में डाल दे। रिन्यूअल का जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि अगर 1 साल और 5 साल का तो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days from the date of the expiry of the period up to which the name of the individual was applied। और मतलब कि जब आपका जब अगर आपने 1 साल या 5 साल के लिए करवाया है और 30 डेज जब आपका एक्सपायर हो गया, उसके विद इन 30 डेज तक आप क्या करोगे, फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड की 30 डेज के अंदर अंदर नाम को इंक्लूड करने के लिए अप्लाई कर दोगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते, फेलिंग विच आपका जो नाम है वो रिमूव कर दिया जाएगा।
उसके बाद है ये मैंने बताई थी कि लाइफ टाइम के लिए ज़रूरत नहीं होती, एक बार लाइफ टाइम के लिए तो बस बात खत्म। फिर है सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस टू द बोर्ड। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो सबमिट करता है डिक्लेरेशन और टू द बोर्ड ईच टाइम ही सबमिट्स अ डिक्लेरेशन और सेक्शन 149। ठीक है, उसकी इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन, ठीक है ना, तो उसको डिक्लेरेशन देनी होती है हर टाइम बोर्ड को। और उसके बाद है ऑनलाइन उसको प्रोफिशिएंसी एक टेस्ट भी पास करना होता है और जो भी इंडिविजुअल होगा उसको एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट करेगा इंस्टीट्यूट 2 साल के अंदर अंदर। जब उसने अपना कर दिया नाम तो इंक्लूजन के लिए दे दिया, उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको एक टेस्ट जो ऑनलाइन होता है प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट को क्लियर करना होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो भी आपका जो नाम है वो हटा दिया जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पशंस दिए हैं इन्होंने, कौन किसको ज़रूरत नहीं है प्रोफिशिएंसी ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी असेसमेंट टेस्ट को कि जिसने कि कम से कम 3 साल जो है सर्व किया हो, कहाँ पर, एज अ डायरेक्टर या फिर केएमपी, एज अ डायरेक्टर या फिर केएमपी, कहाँ पर, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और ज़्यादा हो, बॉडी कॉरपोरेट लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वो बॉडी कॉरपोरेट जो कि लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। और यहाँ पर लिस्टेड कंपनी हो गया, यहाँ पर लिस्टेड बॉडी कॉरपोरेट हो गया। उसके बाद है वो बॉडी कॉरपोरेट जो कि इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुआ है और जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो $2 मिलियन और ज़्यादा है। और स्टैचुटरी कॉरपोरेशन सेटअप अंडर एन एक्ट, कोई स्टैचुटरी कॉरपोरेशन है जो सेटअप हुई हैं अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो स्टैचुटरी कॉरपोरेशन के अगर आप 3 साल मिनिमम इन्होंने कहा है तक आप उसके जो हो डायरेक्टर या केएमपी रहे हो। In the Ministry of Corporate Affairs or the Ministry of the Finance, Ministry of Commerce, Industry or the Ministry of the Heavy Industry, या आप डायरेक्टर की पे स्केल पे रहे हो जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह में हो, या पे स्केल में चीफ जनरल मैनेजर या अबव के रहे हो आप, सेबी में, आरबीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी। इन्होंने आगे बताया है कि जो आपको इन्होंने 3 साल का टाइम बताया था, रेफर टू द फर्स्ट प्रोवाइजर एनी पीरियड जब जो इंडिविजुअल है वो एक्ट करता है एज एन डायरेक्टर या केएमपी दो से ज़्यादा कंपनीज में या फिर बॉडी कॉर्पोरेट सिचुएशन एट द सेम टाइम, उनको एक ही लिया जाएगा। मतलब कि आप डायरेक्टर हो एक ही टाइम पे 2 में हो तो आप उसको एक ही कंसिडर करेंगे, ये ठीक है। और यहाँ पर इंस्टीट्यूट का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ एट मानेसर। और ये उसके बाद इन्होंने दिया है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो हैज़ ऑब्टेन्ड अ स्कोर और उसके नॉट लेस देन 50%, कि उसको कम से कम उसके 50% मार्क्स होने चाहिए। उसका मतलब ये उसकी इन्होंने पासिंग का बता दिया उन्होंने। और लिमिट नहीं है, अटेम्प्ट्स आप कितने भी दे सकते हो। और ड्यू डिलिजेंस टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द कंपनी, फर्दर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्सरसाइज करने की, ड्यू डिलिजेंस पर्सन को सिलेक्ट करने की डाटा बैंक में, वो कंपनी के साथ ही रहेगी ऑफ कोर्स। अब इसमें हम तो नहीं कहते, आप कहोगे आपका डाटा से हमने लिया था, वो तो देखो कंपनी की ही ड्यू डिलिजेंस रहेगी इसमें, है ना, हम नहीं कुछ कर सकते। अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट, फिर जो अपॉइंटमेंट होगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वो अप्रूव करेगी कंपनी जनरल मीटिंग में और एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देगी कि उसको क्यों कंसीडर किया गया सेट अपॉइंटमेंट, और इंडिकेट करेगी जस्टिफिकेशन उसको चूज़ करने के लिए अपॉइंटी को, ठीक है ना। जो डाटा बैंक है उसमें लिस्ट होती है विलिंग पर्सन्स की जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं। जो डाटा बैंक है शैल क्रिएट एंड मेंटेन डाटा ऑफ पर्सन्स विलिंग टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू रूल 6 ऑफ द कंपनीज।
और मैनर और प्रोसीजर बताया है इन्होंने। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है मैनर और प्रोसीजर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो फुलफिल करते हैं क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स जो कि अंडर सेक्शन 149 है। उसके बाद इन्होंने सेक्शन 8 कंपनीज को एग्जाम्प्ट किया है यहाँ पर। ऑफ कोर्स उनका 137 में डिफ़ॉल्ट और सेक्शन 92 में डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। फिर है हमारे पास ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं कंपनी में उनकी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं। तो सबसे पहली ड्यूटी होती है ऑनेस्टली, इंटेलिजेंटली और बेस्ट इंटरेस्ट में कंपनी के काम करना। और उनका ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ कोर्स। और वो अचीव करते हैं वो स्टेक होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। इन नो केस जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है विच फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ द कंपनी बी एक्सप्लॉइटेड। ऑफ कोर्स सी बात है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर ही वो अपना करेंगे। ऐसे नहीं है कि जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है जो कि उनके मतलब कि उनके अपने स्वार्थ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, बट कंपनी वो एक्सप्लॉइट कर देंगे, कंपनी का नहीं सोचेंगे। नहीं, ऑफ कोर्स कंपनी को ही पहले महत्व देना होगा। और जो ड्यूटीज़ हैं डायरेक्टर्स की मोर पर्टिकुलरली स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ जो हैं have been prescribed for the first time in the statutes। सेक्शन 160 स्पेसिफाई करता है ड्यूटीज़ को। ही शैल एक्ट इन अकॉर्डिंग द आर्टिकल्स। ऑफ कोर्स सी बात है, देखो उसको आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ेगा। ही शुड एक्ट इन द गुड फेथ। उसको रीजनेबल ड्यू और रीजनेबल केयर, स्किल, इंटेलिजेंस के साथ इंडिपेंडेंट अपनी जजमेंट देनी हो कि वो किसी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट में, कॉन्फ्लिक्ट में, इंटरेस्ट कंपनी में नहीं इन्वॉल्व होगा और कोई अनड्यू गेन या एडवांटेज वो नहीं लेगा या अपने रिश्तेदारों को या पार्टनर को या एसोसिएट को। और अगर ऐसा पता चल गया कि वो ऐसा काम कर रहा है तो उसको जितना उसको हुआ है गेन तो उसके बराबर ही उसको वापस देना पड़ेगा। और ही शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस एंड इफ एनी असाइनमेंट इज सबमिटेड शैल बी अवॉइड। वो कोई भी ऑफिस असाइन नहीं करेगा और अगर करता है तो वो वाइड होगा। और जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने इलेक्ट किया होता है पर्टिकुलर पर्सन को एज अ डायरेक्टर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज के। अगर ऐसा पर्सन जो है उसमें फेथ ही नहीं है या फिर who does not command the faith of the shareholders cannot be given the responsibility, उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास पनिशमेंट आ गई है। पनिशमेंट फॉर नॉन अकम्प्लिशिंग द स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़। अगर कोई डायरेक्टर जो है कॉन्ट्रावेन करता है प्रोविजंस 166 की उसको पनिश होगा। इन्होंने बताया है कि फाइन नॉट लेस देन मतलब मिनिमम 1 लाख रुपया जो कि 5 लाख रुपए तक एक्सटेंड हो सकता है। ये इन्होंने वापस ड्यूटीज़ को चार्ट में बताया है। सम अदर ड्यूटीज़ बताई हैं। ऑफ कोर्स वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे फाइल करेगा, उसको विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट ये सारा काम करना होगा। और कन्वीन करेगा जर्नल मीटिंग, ठीक है ना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग जब भी रिक्वायर्ड होगी एजीएम में होगी। और अटेंड करेगा बोर्ड मीटिंग्स जहाँ पर सारे डिसीजंस लेंगे वो, ठीक है। और ये हमको वैसे नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा कि एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग्स होती हैं हर साल और गैप जो होता है वो 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दिनों का। और और जो कंपनी है may as per the exigencies hold more meetings than statutory required। और जो हर डायरेक्टर है इस ड्यूटी बाउंड होता है टू अटेंड करने के लिए। हाँ, ऐसा होता है कि डायरेक्टर सारी मीटिंग्स को अटेंड ना करे बट इन केस वो अपने आप को सारी मीटिंग्स जो कि 12 मंथ्स में हुई है उनसे दूर रखेगा। और चाहे फिर वो चाहे वो लीव दे ना दे तो उसको ऑफिस छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना भाई। आप लीव दो ना, तो आप एक भी मीटिंग में नहीं आए हो, 12 महीने से मीटिंग्स हो रही हैं और आप एक में भी नहीं आए हो, तो जैसे ही आराम चाहो अपने घर वेकेट कर दो ऑफिस। और टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट ऑफ कोर्स हमने करा था दैट जो भी कोई इंटरेस्ट है अगर डायरेक्टर का हो सकता है बाद में आ जाए। पहली बात तो उसका इंटरेस्ट क्लैश नहीं करना चाहिए इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी से। दूसरा है कि इफ वो बेनिफिट नहीं करना चाहिए, जो प्रॉफिट्स हैं वो कंपनी के हैं उसका कुछ नहीं है, ठीक है ना। और अगर ऐसा होता है उसका कुछ भी इंटरेस्ट आ रहा है बीच में
तो जब भी कोई फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आएगी जो वो अटेंड करेगा इंटरेस्टेड होने के बाद, उसको बताना पड़ेगा कि हाँ मैं अब इंटरेस्टेड हो गया हूँ, इस ऐसे करके यूँ मेरी सिचुएशन बन गई है। और जब भी कुछ चेंज होगा तब भी वो बताएगा, सबकी नॉलेज में लाएगा। जैसे ही फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी, ठीक है ना, इन विच ही अटेंड्स आफ्टर अकरिंग ऑफ सच चेंज, और डिटेल डिस्क्लोजर देगा, और पनिशमेंट है नहीं तो नॉन डिस्क्लोजर की। उसके बाद है अप्रूव करना होगा उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट है उससे पहले जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो अप्रूव करी जाती हैं डायरेक्टर से। उसके बाद ही वो ऑडिटर के लिए जाती हैं और अप्रूव करेंगे, अटैच करेंगे बोर्ड रिपोर्ट एज अ रिपोर्ट बाय द board of directors containing requisite particulars on the affairs of the company including director responsibility statement is required to be attached। वो भी अटैच होगी बोर्ड की जो रिपोर्ट होगी विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके अप्रूवल के बाद फर्स्ट ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स जो है वो फर्स्ट ऑडिटर्स भी कंपनी के वही अपॉइंट करते हैं। और वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर में क्या है हमारे पास, सेक्शन 167। सेक्शन 167 इसमें है दैट जो प्रोविजंस डिटेलिंग आउट एज टू व्हेन द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर शैल बिकम वैकेंट, कब खाली कर दिया जाएगा। जैसे ही एज सुन एज सच इवेंट अकर्स, जो डायरेक्टर है इन्होंने कहा है वो डिमिट करेगा ऑफिस। उन्होंने ग्राउंड्स बताए हैं वेकेशन के, अगर वो कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट कर लेता है, जो हमने किया था ना कि अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट वगैरह सारे, वही जो पेड ना करे कॉल्स 6 महीने भेज जाएं, वही वो सारा पॉइंट्स है इसमें। और ये देखो इन्होंने दे भी दिए हैं सारे यहाँ पर कि वो मीटिंग से एब्सेंट रहे। और उसके बाद इन्होंने लिख दिया है कि सॉरी इफ इनका डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, तो उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, या फिर वो सारे मीटिंग्स जो पिछले 12 महीने में हुई हैं तो भी उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, या फिर वो प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली ही काम कर रहा है सेक्शन 184 की, और कॉन्ट्रैक्ट्स मैन अरेंजमेंट्स जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इंटरेस्टेड है, और या फिर वो डिस्क्लोज नहीं इंटरेस्ट कर रहा अपना, और डिस्क्वालीफाई कर दिया कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने, और कन्विक्टेड है कोर्ट के द्वारा वो, या फिर मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, और 6 महीने से ज़्यादा की उसको सज़ा हो रही है, ठीक है ना। और एक्सेप्शन इन्होंने वो यहाँ बताई है कि जो ऑफिस है वो वैकेट होगा डायरेक्टर का इन केस ऑफ द ऑर्डर्स रेफर टू ई एंड एफ। ये वाला इन्होंने ई एंड एफ इसका बताया है, डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट और कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कन्विक्शन, ठीक है। एक बार shall not be vacated, जो ऑफिस है वेकेट नहीं होगा फॉर फॉर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, जैसे ही डेट ऑफ कन्विक्शन के 30 डेज में, और जो डेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन में जहाँ पर अपील चल रही है। अब देखो आप किसी पर भी कोई भी एलिगेशन लग गया, ज़रूरी तो नहीं वो मतलब गुनहगार है ही, तो आपने अपील दी है, पिटीशन फाइल की हुई है 30 डेज में, तो पता चल जाएगा ना। तो उन्होंने कहा जो अपील और पिटीशन है वो प्रेफर करते हैं विद इन 30 डेज फॉर अगेंस्ट द कन्विक्शन रिजल्टिंग इन द सेंटेंस और ऑर्डर, ठीक है ना, until expiry of the 7 days from the date on which फिर 7 दिन के अंदर अंदर जब तक वो दिन वो डेट जब तक की जो पिटीशन है जो अपील है वो डिस्पोज ऑफ नहीं होते, ठीक है। वेयर एनी सच अपील और पिटीशन इज प्रेफर्ड अगेंस्ट ऑर्डर और सेंटेंस विद इन 7 days until such further अपील, समझ गए, ठीक है। ये उन्होंने एक्सेप्शंस दे दिए हैं। उसके बाद है he is removed in pursuance of the provisions of the Companies Act, like he is required to vacate office for disqualification, कि उसको डिस्क्वालिफिकेशन होती है अंडर सेक्शन 217, जाके कन्विक्शन है उसकी कोई ऑफेंस के लिए, तो या फिर अपॉइंटेड अ डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग एनी ऑफिस और अदर एम्प्लॉयमेंट सीजेस टू होल्ड ऑफिस और सच एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। अब इसमें यही है कि जो अपॉइंट हुआ है होल्डिंग की वजह से और वहां पर ही नहीं काम करा, तो भाई तुम जाओ फिर, ठीक है ना।
और एडिशनल ग्राउंड दिया है इन्होंने प्राइवेट कंपनी के लिए कि अगर चाहे तो इन स्पेसिफाइड के आर्टिकल्स में वो लिख सकते हैं अपना कोई भी और ग्राउंड। पनिशमेंट का बारे में बताया है इन्होंने कि जो ऑफिसर है वैकेंट करेगा ऑन अकाउंट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड, पनिशेबल होगा 1 लाख और एक्सटेंडेबल होगा 5 लाख तक। और जो ये डायरेक्टर हैं वैकेट करेंगे ऑफिस, ऑल द डायरेक्टर्स वैकेटिंग द ऑफिस व्हेन ऑल द डायरेक्टर्स अगर वैकेट कर दें साथ के साथ, मतलब एक टाइम पे कर दें, एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड, इन दैट केस जो प्रमोटर होंगे ना, और अगर प्रमोटर भी नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट कर देगी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जितने उनको चाहिए, जो कि ऑफिस को होल्ड करेंगे जब तक कि कंपनी की जनरल मीटिंग में और नए डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट नहीं होते। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, प्रोविजंस रिगार्डिंग रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडेड हैं। और इसने ये दिया है कि जो सेक्शन 168 है अगर हम उसको रीड करें विद रूल 15 और 16, कंपनीज रूल 2014 deals with the resignation of the director as under notice of resignation writing may be served to the, ऑफ कोर्स सी बात है, रेजिग्नेशन में जो नोटिस है रेजिग्नेशन का वो सर्व करेगा डायरेक्टर टू द कंपनी। और बोर्ड क्या करेगा, टेक्स नोट कर लेगा भी हाँ रिसिप्ट ऑफ नोटिस आई है, और कंपनी इंटीमेट कर देगी रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस और DIR 12 में। और जो रेजिग्नेशन है वो रिपोर्ट में डायरेक्टर्स में प्लेस होगा इमीडिएटली जो जनरल मीटिंग आएगी, और डायरेक्टर जो है फॉरवर्ड कर देगा रेजिग्नेशन की कॉपी विद रीजंस रजिस्ट्रार को 30 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ द रेजिग्नेशन, जब उसने DIR 11 होगा विद फीस। और जो साइनिंग एंड फाइलिंग ऑफ फॉर्म DIR 11 है इन केस ऑफ द फॉरेन डायरेक्टर जो फॉरेन डायरेक्टर होगा उसको ऑथराइज किया जा सकता है राइटिंग में एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और कंपनी सेक्रेटरी और कोई भी रेजिडेंट डायरेक्टर टू साइन फॉर्म DIR 11 और फाइल करे सेम ऑन हिज बिहाफ। और मतलब ठीक है ना, वो ऑथराइज कर सकता है अपने किसी भी CA को या कॉस्ट अकाउंटेंट को अगर कोई बाहर का है तो, और रीजन बताएंगे जो कि उसके रिगार्डिंग। इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन जो है इसमें ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द डेट ऑन द नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, द डेट स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर व्हिचएवर इज लेटर। ऑफ कोर्स की बात है, रेजिग्नेशन कब माना जाएगा, वो डेट जब जो भी स्पेसिफाई किया डायरेक्टर ने, या तो वो या फिर नोटिस रिसीव कर लिया कंपनी ने, मतलब कि जैसे ही नोटिस गया तो फिर आपका मतलब रेजिग्नेशन इफेक्टिव हो जाएगा, अब फिर चाहे आपने उस पर डेट आगे की ही क्यों ना डाली हो, ठीक है। उसके बाद है लाइबिलिटी, द डायरेक्टर who has so resigned shall be liable even after his resignation for the offences which occur during his tenure। of course उसके टेन्योर में जो भी अगर उसने गड़बड़ करी है, जो भी कुछ हुआ है तो रिजाइन कर दिया हो चाहे उसने, बट वो उसके लिए लाइबल हमेशा रहेगा, ठीक है ना। जो डायरेक्टर्स हैं टेंडरिंग रेजिग्नेशन, जो ऑल द डायरेक्टर्स हैं जो रिजाइन करते हैं, ऑफिसेज वेकेट करते हैं, प्रमोटर की एब्सेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ऑफ कोर्स मैंने पहले भी बताया था कि अगर ऑल द डायरेक्टर्स रेजिग्नेशन दे दे तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से चला लेगी अगर प्रमोटर्स ना हो तो, ठीक है। उसके बाद है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, और द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर जो रिमूव करते हैं कंप्लीशन ऑफ द टर्म से पहले, और मतलब कि टर्म पूरी हुई नहीं और उनको रिमूव किया जा रहा है। शेयर होल्डर्स भी कर सकता है, ट्रिब्यूनल भी कर सकता है। ट्रिब्यूनल के लिए तो एप्लीकेशन का चलेगा, और शेयर होल्डर्स के लिए ऑर्डिनरी और स्पेसिफिक स्पेशल रेजोल्यूशन का है। और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर, जो इसमें प्रोविजंस हैं रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स की बाय शेयर होल्डर्स की, एम्पावर करता है शेयर होल्डर्स को अपॉइंट करना है डायरेक्टर को, इसी तरह वो रिमूव भी कर सकते हैं। प्रोसीजर इन्होंने बताया है कि इसके लिए कैसा क्या प्रोसीजर होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, और एक्सेप्ट द फॉलोइंग जो डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, अगर वो डायरेक्टर जो है ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है तो नहीं आप कर सकते, या फिर 2/3 और मोर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन
तो भी आप उनको रिमूव नहीं कर सकते। ये 2 एक्सेप्शंस हैं। और जो कंपनी है इसमें 8 डायरेक्टर ने एग्जांपल दिया है कि कंपनी के 8 डायरेक्टर्स हैं, 6 उसमें से जो हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हैं, तो 2 डायरेक्टर्स ही हैं जो नॉट अपॉइंटेड हुए उस तरह से, तो वही 2 ही सिर्फ रिमूव किए जा सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस ऑफ रिमूव रीअपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जब हमने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात की, इन्होंने कहा स्पेशल रेजोल्यूशन कब चाहिए, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है रीअपॉइंटेड होता है जब सेकेंड टर्म के लिए, तो उसका रिमूवल के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, क्योंकि सेकंड टर्म के अपॉइंटमेंट के लिए भी हमने किया था कि स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगी। फर्स्टली तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हो जाता है, ठीक है। उस दोनों ही केसेस में इन्होंने क्या है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर दी जाएगी। उसके बाद इन्होंने रीजनेबल स्पेशल नोटिस के बारे में बताया है। स्पेशल नोटिस का इन्होंने कहा है कि रिक्वायरिंग है इसकी रिक्वायर्ड फॉर प्रपोजिंग एनी रेजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर। स्पेशल नोटिस में मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन, कौन कौन साइन करेगा, वो मेंबर्स जिनके पास कम से कम नॉट होल्डिंग लेस देन 1%, मतलब सॉरी, जो स्पेशल नोटिस है वो साइन करेंगे मेंबर्स जिनके पास नॉट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर है, या फिर मेंबर्स जिनके पास एटलीस्ट 5 लाख जो है पेड है शेयर्स, जो हैं होल्डिंग शेयर्स हैं जो कि 5 लाख के हैं एग्रीगेट में, ठीक है ना। और ये नोटिस जो है सेंड करेंगे मेंबर्स 3 महीने से पहले नहीं, बट एटलीस्ट 14 दिन पहले, ताकि रेजोल्यूशन जो है डिजायर टू बी मूव्ड, एट विच द रेजोल्यूशन इज डिजायर टू बी मूव्ड एक्शन बाय द कंपनी। जैसे ही कंपनी के पास स्पेशल नोटिस आएगा टू रिमूव द डायरेक्टर, कंपनी क्या करेगी, एक कॉपी जो है डायरेक्टर कंसर्न और जो डायरेक्टर है वेदर और नॉट मेंबर ऑफ द कंपनी इज इंटाइटल्ड टू हियर, वो उसको इंटाइटल्ड होगा एक सुनवाई के लिए ऑन द रेजोल्यूशन एट द मीटिंग, रिप्रेजेंटेशन बाय द डायरेक्टर। इन केस जो डायरेक्टर है कंसर्न उसने रिटन रिप्रेजेंटेशन दे दिया, रिक्वेस्ट करी और रिक्वेस्ट दैट इट शुड बी नोटिफाइड टू मेंबर्स, द कंपनी शैल if the time permits to do state the fact of the representation having been made by the director in any notice of the resolution given to the director given to the members of the company, and send the representation to every member of the company to whom notice of the meeting is sent, whether before or after receipt of the representation by the company। इसमें क्या है कि जो कोई भी डायरेक्टर है कंसर्न, वो एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बनाता है, कंपनी को रिक्वेस्ट करता है कि ये नोटिफाई किया जाए मेंबर्स को और कंपनी को, अगर टाइम परमिट्स करता है कि फैक्ट रिप्रेजेंटेशन का डायरेक्टर ने जो बनाया है कि नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन गिवन हो मेंबर्स को कंपनी के, और सेंड करेगा रिप्रेजेंटेशन हर एक मेंबर को, जिससे नोटिस मीटिंग का सेंड किया जाएगा, और whether before or after the receipt of the representation, और in केस जो representation है नहीं भेजा जा सकता insufficient टाइम के कारण, तो और फॉर द कंप्लीट डिफॉल्ट जो डायरेक्टर है मे विदाउट जुडिशियल मे बी हेयर्ड ऑरली, फिर उसको डायरेक्टर को जो है उसको वहाँ पर मतलब कि ऑरली भी उसकी सुनवाई हो सकती है, ठीक है। वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है कि भाई मेरी ये मेरी प्रेजेंटेशन है, ये है, और अगर नहीं टाइम तो वहाँ पर उससे ऑरली भी हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट टू बी सेंड, कहाँ पर सेंड करने की ज़रूरत नहीं है रिप्रेजेंटेशन, ऑन द इधर द कंपनी या फिर एग्रीव्ड पर्सन। ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो ऑफ कोर्स फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ट्रिब्यूनल से ऊपर तो कुछ है नहीं है। तो अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हो जाता है कि राइट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर बीइंग अब्यूज्ड, और तो नीडलेस पब्लिसिटी ऐसे ही कोई ज़रूरत नहीं है फिर से किसी की, ठीक है ना। और ट्रिब्यूनल ऑर्डर भी कर सकता है डायरेक्टर कंसर्न्ड को और टू मेक पेमेंट करे इन होल या फिर पार्ट जो भी कॉस्ट इनकर करी है, ठीक है ना, और बाय कंपनी ने ऑन एप्लीकेशन जो भी ट्रिब्यूनल को दी थी। उसके बाद है फिलिंग ऑफ वैकेंसी, जो वैकेंसी रिजल्ट होगी एफोरसेट रिमूवल से, वो ऑफ कोर्स कंपनी जीएम में भर लेगी, और या बोर्ड जो है वो कर लेगा सेम बोर्ड मीटिंग वगैरह में जहाँ पर डायरेक्टर रिमूव हुआ है। स्पेशल नोटिस इज प्रपोज्ड, अपॉइंटमेंट हैज़ बीन गिवन, और नॉन फिलिंग ऑफ
वैकेंसी में है कि अगर नहीं फिल होती देन कैजुअल वैकेंसी प्रोवाइडेड जो है जो डायरेक्टर है जो रिमूव हुआ है शैल नॉट बी रिअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय न्यू डायरेक्टर, जो डायरेक्टर है सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस फॉर द रिमेनिंग पीरियड फॉर विच द डायरेक्टर हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है। जो आप डायरेक्टर करोगे अपॉइंट करोगे रिमेनिंग पीरियड के लिए होगा जो कि रिमूव हुआ है, ठीक है ना। अगर वो रिमूव ना होता उसका जो बच गया टाइम, सपोज 5 साल के लिए किया था, 2 साल बाद निकाल दिया, 3 साल के लिए फिर आप अपॉइंट करोगे। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, जो पर्सन है जो रिमूव हुआ है may not shall not be deprived of its rights to compensation or damages payable to him in respect of the premature termination और terms of his appointment, ठीक है। जो पर्सन अगर आपने रिमूव किया है किसी भी से तो हम उसकी राइट है कंपनसेशन लेने की जो डैमेजेस उसको हुए हैं बिकॉज उसकी प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो गई थी डायरेक्टरशिप की, और जो टर्म्स है उसकी अपॉइंटमेंट के जो टर्मिनेट हुए हैं और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी कैप्ट करेंगे हम इन कंसिडरेशन जब हम उसको पेमेंट करेंगे। फॉर द कंपोजिशन ऑफ लॉस ऑफ ऑफिस नो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय सेक्शन 169, हाँ अगर सेक्शन 169 shall be taken as derogating from any power to remove a director until under any other provision of the Companies Act. In other words, Section 116 does not impose any restriction on any other power available under some other provisions which allows removal of the director, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लगाई यहाँ पर सेक्शन 169 ने, और अगर ट्रिब्यूनल ने ही रिमूव किया है, एप्लीकेशन की थी ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का, आगे जाके आपको चैप्टर्स आएंगे ये कि आप ये मानो कुछ गड़बड़ी करी हुई है, उन्होंने मैनेजमेंट में मिसमैनेजमेंट करी हुई है, ऑपरेशन किया हुआ है, तो जो ट्रिब्यूनल है वो एम्पावर्ड है कि वो टर्मिनेट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है एग्रीमेंट को, जो भी है सेटिसाइड कर सकता है डायरेक्टर्स के साथ, ठीक है ना। तो जो डायरेक्टर्स रिमूव होगा उसको जब आपने कुछ गड़बड़ी करी तो कंपनसेशन किस चीज़ की, तो आप गड़बड़ी कर रहे हो तो कोई कंपनसेशन उसको नहीं दिया जाएगा। और फर्दर ही शैल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 साल तक, फिर उसको ऑफर भी नहीं आएगा डायरेक्टरशिप के लिए फ्रॉम द ऑर्डर without first seeking the leave of the tribunal, ठीक है। थैंक यू सो मच, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बाय।